नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सिंह सर। स्वागत और अभिनंदन। जी। समस्या आज पूरे देश में हाहाकार मचा है और मुद्दों की खबर से इतना बेखबर है देश कि किसी को मतलब नहीं है। एयरपोर्ट पर जाओ तो कोहराम मचा हुआ है, सड़क पर आओ तो कोहराम मचा हुआ है, बाजार में जाओ तो पता नहीं सिरप दवा में क्या मिला हुआ है, जिंदा रहेंगे कि मरेंगे कोई भरोसा नहीं। अगर आप सड़क पर बैठ के वाहन से यात्रा कर रहे हो तो क्या होगा कोई भरोसा नहीं। टोल टैक्स कितनी बार कट जाएगा, कितनी बार लग जाए, मतलब पूरा समाज एक तरीके से वातावरण विषैला हो गया। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि मौसम का मजा लीजिए। अब मुझे नहीं मालूम कौन से मौसम का लेना है। दिल्ली में मैं मौजूद हूं। श्वास लेने में आपको लग रहा होगा गला फटा हुआ है, क्योंकि इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा। और उस सब के बावजूद जब एक ऐसे ताकतवर राष्ट्र के, जो विश्व में माना जाता हो, उसके राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हों और 500 400 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हो, तो इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। कहा तो यह जाएगा कि वो राहुल गांधी से मिले इसलिए उन्हें पता लग गई। वैसे हमारी मीडिया तो बड़ा ईमानदार है, वो तो खबर ही नहीं चला रही थी कि फ्लाइट्स बंद हैं कि चल रही हैं। लेकिन कम से कम इन सब हालातों पर हम बातचीत करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे समय दिया है इस बात पर। तो मैं जानना चाहूंगा सर मौजूदा हालात पर, फिर मेरा सवाल होगा। पहले मौजूदा हालात पर, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मैं आपकी पोस्टें कई पढ़ रहा था जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक कमेंट हैं, नीचे तक लोग लिख रहे हैं कि कब कहोगे। और आप यहाँ पत्रकार दो तीन तरीके के हैं, कुछ लिखने में माहिर हैं, कुछ बोलने में माहिर हैं, लेकिन आपके पास वो सब विधाएं हैं, लिख भी देते हैं, पढ़ भी देते हैं और बोल भी देते हैं। तो सर मौजूदा हालात पर। देखिए, मौजूदा हालात बहुत कठिन है भारतीय नागरिकों के लिए। लेकिन भारत में एक बहुत छोटा सा सुविधाजनक वर्ग है जिसके लिए सब चीजें, ये मतलब उनके लिए आप कह सकते हैं कि उनको मौका मिल गया है। जैसे संसाधनों पर कब्जा करने का मौका, जैसे बेइंतहा भ्रष्टाचार करने का मौका। और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एक कानून का राज होता है, एक लोकतांत्रिक देश में तो एक लोकतांत्रिक कानून का राज होता है, वो खत्म हो रहा है। जो जहां जिस समय पावर में है वो उसका दुरुपयोग करता हुआ मिल रहा है। और सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है एकदम सबसे ऊपर से, जहां पर्यावरण कानूनों को धज्जी उड़ा दी जा रही है, संविधान की धज्जी उड़ा दी जा रही है, चुनाव आयोग को जोकर बना लिया गया है, मीडिया को, आप और हम उसमें हैं, आप जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप भी उसी के हिस्सा है। मीडिया को सरकार ने अपना एल्सेशियन कुत्ता बना लिया है, उसको विपक्ष को काटने के लिए रखा गया है। उसका काम होता था कि वो पब्लिक को एम्पावर करे, पब्लिक को सूचना से ताकत देना, ये काम था मीडिया का। ये हम लोगों ने सीखा था जब हम लोग पत्रकारिता में आए। जो हमसे सीनियर थे उन लोगों ने हमें ये बताया था, और हम लोग जीवन भर ये समझते रहे कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। आज के इस 10-11 साल में हम देख रहे हैं कि मीडिया माने तो अजीबो गरीब हो गया। भारत का मीडिया पुतिन से इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है उसको, तो वो ये पूछ रहा है कि साहब ये बताइए कि अब तक के जितने प्रधानमंत्री भारत में रहे जिनसे रूस का वास्ता पड़ा, तो रूस और भारत की मैत्री में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। एक्चुअली वो सवाल इसलिए किया गया था कि पुतिन अभी आए हैं, मोदी से मिल रहे हैं, जाहिर है वो किसी पिछले का नाम क्यों लेंगे, मोदी का नाम ले देंगे, और उसके बाद सब लोग चलाएंगे कि अरे पुतिन ने मोदी को ये कहा, विश्वगुरु कहा और फलाना कहा। एक चमचेगिरी का क्वेश्चन। वो तो ये है कि वो दुनिया की महाशक्ति है, ऐसे ही थोड़ी है। उसने इनको जूते से पीटा लगभग। क्या ये कोई सवाल है? आप हमसे रेटिंग कराना चाहती है प्रधानमंत्री की? ऐसा पीटा उसने, समझ लीजिए। ये देश के सबसे बड़े कथित चैनल इंडिया टुडे और आज तक ग्रुप का ये सवाल था। ये हालत हमारे मीडिया की हो गई। और बाकी आप रुपया, आप जानते ही हैं कि 90 पार करके 91 की तरफ बढ़ चुका है। इसी रुपए के गिरने के सवाल पर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की सरकार को वीडियोस मौजूद हैं, मोदी जी ने क्या क्या नहीं फजीहत किया था, क्या क्या नहीं कहा था। कहा जब रुपया गिरता है तो देश का मयार गिर जाता है, ये हो गिर जाता है, वो गिर जाता है, मैं जानता हूं रुपया क्यों गिरता है वगैरह। अब किसी को कोई मुंह में जबान नहीं है। जब से ये आए हैं
70-80 साल का हमारा लोकतांत्रिक देश हो गया है, हो जाएगा 1-2 साल में, 78-79 हो गया है। इतने में 11 साल इनके हैं। इन 11 सालों में रुपया जितना गिरा है, इतना तो इतिहास में कभी नहीं गिरा। इस तरह से बेरोजगारी कभी इतनी बड़े पैमाने पे इस देश में नहीं थी। इस तरह से कानून व्यवस्था की हालत, लॉलेसनेस नहीं थी। सरकारें कमाल चल रही हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुसाए, हर राज्य में जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिए ढूंढने लगते हैं। अरे भाई, गृह मंत्रालय तुम्हारे पास है, बीएसएफ तुम लगाते हो, आईबी तुम्हारे पास है, सीबीआई तुम्हारे पास है, राह तुम्हारे पास है, नई भर्ती तुम कर सकते हो, कानून तुम बदल सकते हो, संसद में बहुमत तुम्हारे पास है, और घुसपैठिए चले आ रहे हो और ये तुम इसका श्रेय ले रहे हो, इसका आरोप किसी राज्य सरकार पे डाल रहे हो। तो कमाल है, मतलब हम लोग एक बड़े कमाल के दौर में हैं, जिसमें हमने जो कुछ पाया था वो सब हम खोते जा रहे हैं। अभी जिस कार्यक्रम से मैं लौट रहा हूँ वो एक 68 साल का एक कोऑपरेटिव अखबार है हमारे पड़ोस का, फैजाबाद में, जो अब अयोध्या हो गया है, वहां उसका 68वां साल था। उसके समारोह में मैं शामिल था, वहां से लौट रहा हूँ। वहां यही बात थी, लोकतंत्र की और मीडिया की बात थी। तो हम लोकतंत्र की सीढ़ियों को जो हमने हासिल किया था, इनके जमाने में सब गंवा रहे हैं। जो आरटीआई कानून बना था 2005 में, आज वो कहाँ है? आज जो दिल्ली में आरटीआई कमिश्नरेट है, उसमें 7 या 8 या शायद 9 कमिश्नर ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं की गई सभी राज्यों में। और इसमें संशोधन भी कर दिया गया इस कानून में। इसके बाद अभी जो नया एक्ट, आईटी एक्ट जो आया है, डीपीबीपी, डीपीडीपी, उसमें तो अब इसका कोई दांत ही नहीं बचा। अब आप कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते, या पूछेंगे तो उत्तर देना न देना उसके हाथ में चला गया। दूसरे, इन कमिश्नर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इनकी तनख्वाहें और वो सब जो एक्ट में नियत था वो बदल दिया। अब सरकार तय करेगी कि किसको कितना समय के लिए नियुक्त किया जाएगा और कितनी तनख्वाह दी जाएगी। तो जिसको तनख्वाह सरकार से लेनी है, समय सीमा सरकार से मिलनी है, वो क्या करेगा? वो हाथ पैर जोड़ के हुजूर में आ जाएगा। तो सारा जो आपका चुनाव आयोग का मसला है वो हुजूर में आ चुका है। इसलिए अब इस देश में जो यूएपीए था, जो पीएमएलए है, इन सब में संशोधन करके ऐसा बना दिया गया कि जिसको किसी भी बात पे पकड़ ले उसकी जमानत होना मुश्किल है। और इस बिना पे ये जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या पत्रकार हैं, सबके गर्दन पर इन्होंने ये जमानत न होने देने की एक तलवार लटका दी है कि हमने अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो आपकी जमानत नहीं होगी। डरा रहे हैं, लोगों में डर का वातावरण है बुरी तरह से। इनकी पार्टी के लोग शिकायत करते हैं कि साहब कहाँ मुंह खोले, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो हम एक बड़े अजीब से माफिया टाइप आप कह सकते हैं माहौल में पहुंच चुके हैं, और ये माहौल धीरे धीरे लोगों को घुटन का शिकार बना रहा है। सर, चर्चा होती थी कि हम मौजूदा स्थितियों में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठा देंगे। आज तो सर बड़े कीमती जूते वाले सड़क पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये एविएशन की हिस्ट्री में पहली बार है, शायद पिछले 40 साल में तो हमने नहीं सुना जब से मैं होश। सर, मोदी है तो मुमकिन है। जी जी जी, ठीक ठीक कहा आपने। ये इन्हीं के जमाने में ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं कि एयरलाइंस जो है 5-5 दिन, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, एक तो ये हर जगह अपने एक प्रिय कंपनी को सब नंबर 1 बनवा देते हैं, सब उसको दे देते हैं। आज 65% बिजनेस इस कंपनी के पास, इंडिगो के पास, और इसने अपने आप को एकाएक 1100, फिर 500, करीब 1800 उड़ाने इसने रद्द कर दी। आप सोचिए, इसमें 300 सीट, 250 सीट होती हैं, 1800 उड़ाने, कितने यात्री देश में हवाई यात्री है कितने, उसमें 1800 उड़ानों के यात्री एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हैं या अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनके सारे कार्यक्रम बिगड़ गए। जो मरीज थे वो फंस गए, जो कहीं नौकरी पे जाने वाले थे, कहीं विदेश जाने वाले थे, सबका कितना नुकसान हुआ होगा इसके तखमीने लगाना मुश्किल है। और अभी ये हालत सुधरने के लिए एयरलाइंस का जवाब आया कि 10 तारीख तक वो सुधार पाएगी। सोचिए क्या हो रहा है देश में। सर, एक बड़ी जिज्ञासा है कि कुछ दिन पहले तक ट्रंप की आरती होती थी, अब आज के बाद मुझे लगता है कि पुतिन जी की आरती करनी पड़ेगी। तो सर, ये जो बदलता दौर है, ये कैसे समझा जाए? नहीं, पुतिन जी की आरती नहीं होगी। पुतिन जी से जो कहलवाना वो चाह रहे थे वो उन्होंने कुछ कहा नहीं है।
पुतिन जी से ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ, भारत कुछ ऐसी चीज उनके साथ कर नहीं सकता है। रूस से रिश्ते तो, रूस और चीन के रिश्ते इतने आगे बढ़ चुके हैं कि भारत के लिए गुंजाइश कम रह गई है। जिन चीजों में गुंजाइश थी उन चीजों में अमेरिका के दबाव की वजह से ऑलरेडी हिंदुस्तान की सरकार जो है उनसे तेल वेल खरीदना कम कर चुकी है, लगभग बंद कर चुकी है। तो और जो हम हथियार खरीदते थे वो भी 36-38% पे आ चुका है 70% से। तो और हम उनके यहाँ कुल 8-9 बिलियन का कुल एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 62-63 बिलियन का हम उनसे तेल खरीद रहे थे, वो जीरो पे आने वाला है। तो हमारे और रूस के रिश्तों में भी अब गर्मी नहीं रह जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान से उनका रिश्ता शुरू हो चुका है और चीन की कृपा रही तो वो रिश्ता ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा। तो हम तो ये दोस्ती जो हमारी ऐतिहासिक थी ये कमजोर कर चुके हैं। अब हम उसको कहां पहुंचा देंगे हमें पता नहीं। रही बात ट्रंप की, ट्रंप ने तो इनको आईना दिखाया, लेकिन ये आईना फिर भी नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं अमेरिका की ही गोदी में रहना। चलिए उसका एक कारण ये देते हैं कि वो भी लोकतांत्रिक देश है, हम भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आपने तो लोकतांत्रिक आचरण किया नहीं। आप तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने गए थे वहां। ऐसा कोई तो करता है? कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के चुनाव में किसी पार्टी की ओर से रैली करने आया है कभी? क्या आएगा कभी? क्या बयान भी देगा? क्या दुनिया में कोई करेगा क्या? तो आपने तो नाक पूरी काट के हाथ में तस्तनी में रख दी थी और वो नाक उसने नाली में फेंक दी। वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अब आपको वो कटी हुई नाक रगड़ के ट्रंप से रिश्ता करना है, वो करेंगे। इन्होंने कपास पे से टैक्स हटा लिया, उसके कहने पे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, अभी 50% टैरिफ लगाई है। अभी पता नहीं क्या क्या इनसे नाक रगड़वाएगा, वे रगड़ेंगे और वहीं चरणों में मिलेंगे। सर बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं। एक और सर आज बड़ी हमने अलग चीज देखी कि जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो फिर वो गांधी की समाधि स्थल पर जाता है। वो ये तो नहीं कहता कि हम सावरकर की समाधि स्थल पर चलेंगे। मेरा बड़ा कटु सवाल है, मेरा बहुत बड़ा कटु सवाल। इनकी समस्या ही गांधी है, तो फिर दरअसल गांधी ही वो गांधी। जी दूसरे देश के एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो सुपर पावर हैं वो गांधी जी पर नतमस्तक होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उसे कैसे रोकें? ये नहीं, 175 कोई 180 बताता है, इतने देशों में गांधी जी विराजमान हैं। दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में गांधी जी पढ़े जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोग जो रहे हैं पिछली शताब्दी के, सबके लिए गांधी से बड़ा जीवित हाड़ मास का मानव उस सेंचुरी में कोई था नहीं। आप गांधी को गोली मार सकते हैं, गांधी को आप मिटा नहीं सकते। गांधी के बिना आप सांस नहीं ले सकते। ये दरअसल गांधी ही तो है जो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि हमारे जमाने की जो पीढ़ी अब पैदा हो रही है, जिसने ना आजादी की लड़ाई के बारे में कुछ पता है, ना हमारे अतीत के बारे में कुछ पता है, जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी से इन्होंने जिसको जहर में पैदा किया है, उसमें बहुत एक मूर्खों का रेवड़ है जो नाथूराम गोडसे उड़से के नाम पे ट्रेंड चलाता है सोशल मीडिया पे और गांधी को गाली देता है। अनपढ़ एक हिस्सा है हमारे यहाँ, लेकिन इसके बावजूद ये क्या करेंगे? ये तो देश के से बाहर निकलने के लिए कदम रखते ही गांधी की शरण के अलावा कोई शरण है ही नहीं। तो ये तो एक समस्या है, इनकी आइडियोलॉजिकल समस्या है। इनकी बहुत सारी आइडियोलॉजिकल समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या उसमें गांधी की उपस्थिति है, जो रोज के रोज ताकत जिसकी बढ़ रही। सर इस समय पूरी जो स्थितियां वो बड़ी विकराल हो गई हैं। जो अभी आपने एक इंटरव्यू की चर्चा की, एक वर्ग है तुरंत खड़ा हो जाता है, उस वर्ग को कई लोगों ने, जो लोग माने जाते हैं ये दूसरे खेमे के, उन्होंने भी उस इंटरव्यूज पर अपनी अपनी टिप्पणियां दी, उसे बड़ा साहसिक बताया है। ये जो नया सिस्टम आया है इन्फ्लुएंसर वाला, ये समाज को कहां ले जा रहा है? ये समाज को किधर दिशा दे रहा है? नहीं, ये तो हर समय हर दौर में जो तानाशाह होते हैं, फासिस्ट होते हैं, हिटलर के भी समर्थक उनके समाज में बहुत ज्यादा थे, एक समय में बहुत ज्यादा थे, उस पागलपन के शिकार हुए। हम उस पागलपन के दौर में हैं इस समय। ये चलेगा पागलपन, लेकिन पागलपन का हश्र क्या होता है आज? वो तब हिटलर कहां गया, जर्मनी कहां गया, जर्मनी को कितनी बलिदान, कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, पूरा जर्मनी तहस नहस हो गया, करोड़ों लोग मरे उसके, सारी अर्थव्यवस्था सब चौपट हो गई।
उसे घुटने पे आके समझौते करने पड़े उन देशों से जिसकी ओर वो देखना पसंद नहीं करता था, और उसमें दशकों तक उसको उस शर्मिंदगी में रहना पड़ा। उनकी एक लंबी पीढ़ी को दशकों इस पे शर्म रही कि उनके यहाँ एक इस तरह का नेता पैदा हुआ था। भारत ने वो कदम बढ़ा दिया है। इस समय दुर्भाग्य से हमारे देश में हम उसी गलत रास्ते पे बढ़ रहे हैं, और इस रास्ते की कीमत दुर्भाग्य से सामान्य भारतीयों को एक बड़ी हद तक चुकानी पड़ सकती है। बहुत ही तकलीफ देह बात है, लेकिन ये रियलिटी है जो हमारे आसपास घट रही है। सर, आपने अभी अर्थव्यवस्था का जिक्र कर दिया और मेरे दिमाग में सवाल आ गया कि अर्थव्यवस्था तो भारत की बहुत अच्छी है। 8.2 जीडीपी बताई जा रही है। मुझे नहीं मालूम कहाँ है। रुपया की स्थिति अगर इतनी भयावह हो रही है तो जीडीपी कहाँ होगी, ये बड़ा सिंपल समझ जाना चाहिए। और सर, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, उतना नहीं जानता हूं, लेकिन इतना तो जानता हूं कि जीडीपी जब अच्छी होगी तो हर जेब में दाम होगा, हर हाथ में पैसा होगा, और जीडीपी जब खतरनाक होगी तो न जेब में पैसा होगा ना हाथ में दाम होगा। 80 नहीं नहीं, करोड़ कुछ नहीं। एक छोटा सैंपल ले लो, कोई दूसरे की जरूरत नहीं, दूसरी बातें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, टेक्निकल हो जाएंगी। जहां भी रहते हो वहां से नीचे उतरो, सीधे सड़क पे पैदल जाओ और 20 दुकानदारों से शांति से बात कर लो। उनसे पूछो कि भाई कितने साल पुराना तुम्हारा बिजनेस है। अगर 10-15 साल पुराना है, उसी से बात करो जिसका 15-20 साल पुराना, और उससे पूछो कि आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले, मोदी जी के आने के पहले, तुम्हारे बिजनेस की हालत क्या थी, आज तुम्हारे बिजनेस की हालत क्या है। आपको 80% या हो सकता है 90 या हो सकता है 100 के 100% लोग बताएंगे कि वो बहुत कठिनाई में अपने आप को बचाए हुए हैं। ये आप हर एक के लिए खुला मैदान है। अर्थव्यवस्था ढूंढने के लिए किसी आईएमएफ से सर्टिफिकेट और विश्व बैंक से नहीं चाहिए, वो तो जूते लगा ही रहे हैं। आईएमएफ ने हमें जिस श्रेणी में डाल दिया, आईएमएफ हमारे अब जीडीपी के आंकड़ों पे यकीन ही नहीं करता, और हमारे तमाम अर्थशास्त्री तो करते ही नहीं थे। औरों को छोड़ो, कि हमारे प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार 4-5 रहे हैं, उसमें से जो रिटायर हो गए उनके सब के सब कहते हैं कि जाली आंकड़े बनवाते हैं ये। तो इनके जाली आंकड़ों को छोड़ो, सड़क पे उतर के या अपने आसपास जिसको भी व्यापारी को आप जानते हो उससे पूछो कि तुम्हारा कल क्या था और आज क्या है। आपको खुद ही पता लग जाएगा अर्थव्यवस्था कहाँ है। अगर 10 में से 8 आदमी, 9 आदमी और 10 के 10 आदमी ये कह रहे हैं कि हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारा प्रॉफिट सब कमजोर हुआ है, घटा है, तो फिर ये अर्थव्यवस्था में कथित विकास कहाँ हो रहा है? पेड़ पे। ये विकास एक बहुत मुट्ठी भर लोगों के लिए देश के एसेट लूट के, भ्रष्टाचार के जरिए बहुत सारा पैसा पैदा करके, आप जानते ही होंगे, बहुत सी खबरें आपने देखी होंगी कि कहीं कोई कांस्टेबल पकड़ा गया, कहीं कोई क्लर्क पकड़ा गया, कहीं कोई छोटा अफसर पकड़ा गया, और उसके घर में 18 करोड़, 5 करोड़, 13 करोड़, 7 करोड़ ऐसी ऐसी संपत्ति मिलती है। तो ये भ्रष्टाचार का परिमाण बताता है। उत्तर प्रदेश में एक अफसर के बारे में एक दिन खबर उड़ी, मुख्यमंत्री कार्यालय में था, कि उसके उत्तराखंड के बंगले से उसका नौकर 55 करोड़ रुपए का कैश लेके भाग गया। ये खबर चली, बाद में इसको गोबर डाला गया, सच है या झूठ, लेकिन सोचिए परिमाण, यानी 55 करोड़ कैश एक अफसर के बंगले में रखा था। और एक, जैसा मैंने बताया, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कहीं भी बाबू अबू बेईमान जो पकड़े जाते हैं, करोड़ों मिलता है। हम एक पूरी करप्ट सोसाइटी में जी रहे हैं, जिसमें जो कार्यपालिका है, यानी बाबूडम जो है, ये समाज को लूट रहा है। ऊपर नीतियां बना के नेता देश को लूट रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ये जो काला पैसा इकट्ठा हो रहा है, जिसको वापस लाने के नाम पे मोदी जी आए थे, और जिसको कहा गया था कि 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे, अब उसकी कोई बात ही नहीं करता, बल्कि ये और पैसा, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है उस जमाने से, और ये सारा काला पैसा इकट्ठा होके हवाला की नालियों से विदेश जाता है। विदेश में, जैसे गौतम अडानी के बड़े भाई के लिए कहा जाता है, विनोद अडानी के लिए, कि वो इस तरह का पैसा उनके पास पहुंचता है या उन जैसों के पास पहुंचता है, वो इन्हें टैक्स हेवन्स में मैनेज करते हैं, और फिर घूम के हमारे देश में ही मॉरिशस और सिंगापुर रूट से आता है, हमारे देश के
बिजली घर खरीदने, कोयला खरीदने, लोहा खरीदने, जिंक खरीदने, जमीन खरीदने, एयरपोर्ट खरीदने, बंदरगाह खरीदने में ये पैसा लगता है। और इनके आधार पे हमको बताया जाता है कि ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो ये ठगहारी चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था में, लूट चल रही है, और देखिए कब तक ये सब चलती है और कहां पहुंचती। सर आपने तो बहुत कुछ आंखें सी खोल दी। लोग तो ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार होने ही नहीं दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैंने ड्रोन बना रखा है। बताओ कहाँ है, वहीं ड्रोन भिजवा अरे तो देते हैं। आप आप जहां रहते हैं वहां बगल में तहसील होगी, थाना होगा, वहां जाके जरा आधा घंटा खड़े हो जाइए। जो लोग अंदर से लात खा के, गाली खा के, मार खा के निकल रहे हो, पूछ लीजिए कि वो उनसे भ्रष्टाचार हो रहा है कि सदाचार हो रहा है। कोई कहीं कोई सबूत ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। तहसील में चले जाइए, किसी वकील से मिल लीजिए कोई फर्जी मुकदमा बताते हुए, वो आपको दलाली की बातें करने लगेगा, बताएगा कि साहब एसडीएम तो इतने पैसे लेता है, फलाना सीजीएम तो इतने पैसे लेता है। किसी से बात करिए, वो सिर्फ और सिर्फ दलाली और भ्रष्टाचार के अलावा कोई बात करता हुआ मिलेगा ही नहीं। ये हाल है समाज का, और झूठ बोल रहे हैं कि साहब हमने ये खत्म कर दिया और वो खत्म कर दिया। भाई हर देखिए चीज का परीक्षण स्वयं करे नागरिक, किसी दूसरे पे क्या भरोसा करे। जब मीडिया अल्सेशियन डाग में बदल गया है तो भरोसा किस पे करेगा? वो खुद पे करो भाई। नहीं, आपकी बात 100% सच है। लेकिन वो जो बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, और बोलने पर इतना सम्मोहित होता है आदमी। और मैं तो कई बार गच्चा खा जाता हूं। मैंने हरियाणा की रैली खुद जाकर देखी, लोग नहीं थे। वोट खुले तो सब वही जीते। मैंने बिहार की रैलियों का भी जायजा लिया, मैंने महाराष्ट्र की रैलियों का जायजा लिया। स्ट्राइक रेट 90% हो जाता है, लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तो कहां वो संगठन जाता है, वो स्ट्राइक रेट घट जाता है। अब राजस्थान का ही आप ले लीजिए, एक ही सीट पर चुनाव था, वो भी हार गए। अभी दिल्ली में 2 सीटें हार गए, अपनी 2 सीटें खो दी। उसके बाद मीडिया ने कहा बम्पर जीत, बम्पर। अब ये बम्पर मैं नहीं समझ पाता हूं सर, बम्पर क्या होता है? अब भाई मीडिया तो मैंने कहा मीडिया अब है नहीं, एक अल्सेशियन कुत्ता है जो विपक्ष को काटने के लिए रखा गया है और सरकार की वाहवाह करने के लिए रखा गया है। मालिक के लिए पूंछ हिलाता है, वो मालिक के लिए हूं हूं करता है, तो वो कर रहा है, इसलिए उसकी अब बात छोड़ दी। सर हर बड़ी चीज पे। इस्तीफों की चर्चा है। सर बड़ी जी इस्तीफों की चर्चा है, 2 इस्तीफे हुए हैं बड़े, नामी जी गिरामी जी हुए। उसके जी बाद जी। एक हुआ, वो आया कि गया, या आप सब लोगों ने बहुत गंभीर चर्चा उस पर कर दी तो वापसी हो गई, मुझे नहीं मालूम, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन 2 तो हुए, उन 2 का भी कारण पता नहीं लगा। कारण तो आज तक अभी धनखड़ साहब का भी नहीं पता लगा क्यों हो अभी गया। वापसी अभी वापसी होने के संकेत मिले हैं, कंफर्मेशन न वापसी की मिली है न निकाले जाने की मिली है। सब ये यही है, ये एक रहस्यमय सरकार है जो जवाब नहीं देती, चीजें छुपाती है, बात नहीं करती, आरोपों में भगी रहती है, गायब हो जाती है। और धनखड़ जी सैंपल है हमारे सामने कि कैसे वो अपना निजाम चला रही है, कि देश के उपराष्ट्रपति का होना न होना ढूंढना मुश्किल है। पूरे 1 अरब 47 करोड़ वाले देश को अपने उपराष्ट्रपति के होने न होने के बारे में पता ही नहीं लगता हफ्तों। ऐसे ही अब दूसरे जो आपने प्रसंग बताया उनका पता नहीं लगता। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा क्योंकि मुझे अभी जाके एक नहीं कार्यक्रम में नहीं, भी बैठना है। मैं चलिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे, इजाजत दीजिए सर, नमस्कार।